अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मैं IBA STS BPS 5 to 15 स्केल वाली जॉब टेस्ट के बारे में बना रहा हूँ, जिसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रीडिंग कंप्रेंशन होती क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस देखें। आई होप यू सी इट ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स इंग्लिश सेक्शन के हैं और इन 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स महज रीडिंग कंप्रेंशन पे हैं। तो ख़ुद रियलाइज़ करें कि इस टेस्ट के लिए रीडिंग कंप्रेंशन को प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो रीडिंग कंप्रेंशन पे हो जाए ताकि कैंडिडेट्स को एक क्लू या आइडिया मिल जाए कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं और रीडिंग कंप्रेंशन होती क्या है। तो इस वीडियो में हम 3 सैम्पल्स रीडिंग कंप्रेंशन के सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं IBA के मुतारिफ़ करवाए गए सिलेबस में से इंग्लिश वाले सेक्शन पे काम कर रहा हूँ। और बेल आइकन को एक्टिव कर दें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको रीडिंग कंप्रेंशन के बारे में बताऊंगा कि रीडिंग कंप्रेंशन होती क्या है। रीडिंग कंप्रेंशन बेसिकली एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कैंडिडेट को एक पैसेज दिया जाता है और उसी पैसेज में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैसेज में ही मौजूद होते हैं। तो इसलिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रीडिंग कंप्रेंशन बहुत ही ध्यान से करनी होती है, क्योंकि उन्होंने उसी पैसेज में से आंसर्स निकाल के क्वेश्चंस से मैच करने होते हैं। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, हम इसको अब प्रैक्टिकल भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में 3 सैम्पल्स रीडिंग कंप्रेंशन की सॉल्व करेंगे, जिनमें से जो पहली है वो ऑलरेडी IBA वालों ने अपनी एक टेस्ट में दी हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ही सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी रीडिंग कंप्रेंशन है। अच्छा, जब भी आप ये सेक्शन सॉल्व करते हैं या फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट बिलो इट। लिखा हुआ होता है कि पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाब दिए। ठीक हो गया जी। सो लेट्स लुक एट द पैसेज। कैन वी सी दैट द अर्थ इज़ अ ग्लोब? यस, वी कैन when we watch a ship that sails out to sea. If we watch closely, we see the ship begin to disappear. The bottom of the ship disappears first, and then the ship seems to sink lower and lower until we can only see the top of the ship, and then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? It is the earth. Stick a pin most of the way into an orange and slowly turn the orange away from you. You will see the pin disappear just as ship does on the earth. अब ये एक पैसेज है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी पैसेज में से ही हैं, इसीलिए आप इस पैसेज को एक दफ़ा फिर से पढ़ लें या आप पास करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आ जाएं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इस पैसेज में से निकाले गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, ट्रैवलिंग टू द न्यू वर्ल्ड, सेलिंग शिप्स इन द ओल्ड डेज, द शेप्स ऑफ फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस। अब ये क्वेश्चन उसी पैसेज में से ही निकाला गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टोरी का मेन मकसद क्या है। जो आपने पैसेज पढ़ी वो एक किस्म की एक स्टोरी थी, तभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपने स्टोरी पढ़ी उसका मेन पर्पस क्या है। तो इन सारे ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इट इज़ अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। जो आपने स्टोरी पढ़ी वो अर्थ के शेप पे ही बनी हुई है। आई रिपीट, द स्टोरी इज़ मेनली अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। जो स्टोरी है वो अर्थ यानी धरती की शेप पे ही बनाई हुई है। सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट द शिप इन दिस स्टोरी, ऑप्शन ए प्रोबेबली सैंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन, ऑप्शन बी वाज गोइंग फर्दर एंड फर्दर अवे,
ऑप्शन सी was actually a toy, ऑप्शन डी was a sailing ship। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो शिप है स्टोरी में वो क्या है या वो कौन सी मूवमेंट उसकी हो रही है। सो जो मेरे नज़दीक करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। मैनी ऑफ यू मे थिंक दैट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बट इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि जो शिप है वो डूबती जा रही है, पर असल में तो वो शिप डूब नहीं रही ना, वो तो जस्ट हमें ऐसे लग रहा है कि वो डूब रही है, पर वो एक्चुअल में तो हमसे दूर होती जाती है, तो तब हमें ऐसे लगता है कि इट इज़ सिंकिंग। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, कि जब शिप हमसे दूर जाती है तो हमें ऐसे लगता है कि इट इज़ सिंकिंग। और क्योंकि स्टोरी में ये वाज़े लिखा गया है कि इट डिसअपीयर्स व्हेन इट मूव्स फर फ्रॉम अस, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ऑप्शन बी को चूज़ कर सकते हैं एज एन करेक्ट ऑप्शन। Third question is that a globe is shaped like a box, a pyramid, an orange, an ice cream cone। जो ग्लोब होता है उसकी शेप कौन सी होती है? वेल तो ये भी इस स्टोरी में से ही लिया गया है कि जो ग्लोब है उसकी जो शेप होती है वो ऑरेंज टाइप होती है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ग्लोब इज़ शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। ओके। Fourth question is what part of the ship disappears first as per the story? Option A top of the ship, option B bottom of the ship, option C complete ship, option D none। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक जो शिप है स्टोरी वाली, यानी कि जो जिसको स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसका कौन सा पार्ट पहले डिसअपीयर होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि शिप का टॉप मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा, या नीचे वाला हिस्सा, या पूरी की पूरी शिप, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं। वेल एज़ पर द स्टोरी के मुताबिक पहले बॉटम ऑफ द शिप डिसअपीयर होता है, सो उस सेंस में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बॉटम ऑफ द शिप डिसअपीयर्स फर्स्ट। इस स्टोरी या पैसेज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दिस स्टोरी कंक्लूड्स दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ ऑप्शन ए सेम एज सर्किल, सेम एज ऑरेंज, सिमिलर टू ग्लोब, और बोथ बी एंड सी। इस सवाल के मुताबिक कि जो स्टोरी है वो अर्थ की कौन सी शेप बता रही है, यानी कि स्टोरी के मुताबिक अर्थ की जो शेप है वो कौन सी है। तो स्टोरी में मतलब कि आपको ग्लोब भी मिल रहा है, ऑरेंज भी मिल रहा है, यानी कि पिछले आपने एक क्वेश्चन देखा भी जिसमें ये था कि अ ग्लोब इज़ शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। तो इन चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सेम एज ऑरेंज, सेम एज ग्लोब। तो ग्लोब और ऑरेंज को आप एक चीज़ कंसिडर करें तो फिर आप ऑप्शन डी को चूज़ कर सकते हैं, यानी कि बी एंड सी आर करेक्ट। सो आप डी को चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें बोथ बी एंड सी लिखा हुआ है। ओके हो गया जी। सो ये थे 5 क्वेश्चंस इस स्टोरी के या इस पैसेज के। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पैसेज, और उस पैसेज में भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, जो सेकंड स्टोरी यानी कि पैसेज है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए, उसका जो टाइटल है वो है नज़रुद्दीन एंड द पॉट। स्टोरी को मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप भी पढ़ लें क्योंकि इस स्टोरी में से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आपको ऑप्शंस भी मिले हुए होंगे, एंड यू हैव टू चूज़ अमंग द 4 ऑप्शंस। तो चलें स्टोरी को पढ़ते हैं। वन डे Nazruddin borrowed a pot from his neighbor Ali. The next day, he brought it back with another little pot inside. That's not mine, said Ali. Yes, it is, said Nazruddin. While your pot was staying with me, it had a baby. Some time later, Nazruddin asked Ali to lend him a pot again. Ali agreed, hoping that he would have once again 2 pots in return. However, days passed and Nazruddin had still not returned the pot. Finally, Ali lost his patience and went to demand his property. I'm sorry, said Nazruddin. I can't give you back your pot since it has died.
Died? Screamed Ali. How can a pot die? Well, said Nazruddin, you believed me when I told you that your pot had a baby. So guys, ये एक स्टोरी है जिसको आप पास करके पढ़ें और समझें, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चंस निकाले गए हैं। और अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई तो तभी आप उन क्वेश्चंस का आंसर चूज़ कर पाएंगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हु वाज द ओनर ऑफ द पॉट? नज़रुद्दीन, अली और द बेबी। जो पॉट है स्टोरी में उसका मालिक कौन है? नज़रुद्दीन, अली या फिर द बेबी। अगर आप स्टोरी में देख सकें तो जो पहला सेंटेंस था स्टोरी का उसमें लिखा हुआ था कि नज़रुद्दीन बोरोड अ पॉट फ्रॉम हिज नेबर अली। मतलब जो नज़रुद्दीन था वो अली से पॉट लेता है। इसका मतलब ये है कि जो अली है वो उस पॉट का ओनर है, मालिक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Ali is the owner of the pot. Question 2 is that how many times did Nazruddin borrow the pot? Option A once, option B twice, option C 3 times. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितनी मरतबा जो नाज़रुद्दीन है वो अली से पॉट बोरो करता है। स्टोरी आपने सही से समझी होगी तो यू विल प्रोबेबली चूज़ ट्वाइस, एंड ट्वाइस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक मरतबा वो पोर्ट लेके वापस देता है जिसके साथ वो एक छोटी पोर्ट भी देता है और कहता है कि जब ये मेरे पास थी तो तब इसने बचा दिया। तो वो अली को वापस करता है और फिर कुछ दिनों बाद वो फिर से पोर्ट उधार लेता है। अली उसको दे देता है लेकिन वो पोर्ट अली को वापस नहीं मिलती। तो अली से ज़्यादा सब्र नहीं होता और वो उसके घर चला जाता है और उसको बोलता है कि मुझे पोर्ट वापस करो, जिस पे जो नज़रुद्दीन है वो उसको कहता है कि आपकी वो पॉट मर चुकी है। इट्स हिलेरियस बट अगेन इट इज़ द स्टोरी, डोंट अप्लाई इट प्रैक्टिकली। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इस पैसेज का वो ये है कि हाउ मेनी पॉट्स डिड ही गिव्स बैक द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन के मुताबिक कितनी पॉट्स जो नज़रुद्दीन है वो अली को वापस करता है जब वो पहली मर्तबा पॉट बोरो करता है अली से? स्टोरी में यही लिखा हुआ था कि वो जब वापस करता है उसको तो उसके साथ साथ एक छोटी भी पॉट अली को दे देता है और कहता है कि ये जो छोटी पॉट है ये इसी के अंदर थी। तो इसका मतलब कि 2 पॉट्स वापस करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चौथा क्वेश्चन जो है वो है Why was the neighbor happy to lend his pot a second time? Option A, he was greedy. Option B, he was a good neighbor. Option C, he had lots of spare pots. इस क्वेश्चन के मुताबिक अली क्यों दूसरी मर्तबा अपनी पॉट उधार देने को राज़ी हो जाता है? प्रोबेबली इसलिए क्योंकि वो लालची है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब उसने उसको उधार दिया था पॉट का तो रिटर्न में उसको 2 पॉट मिले थे। अब इसको लालच हो गई थी कि अब मुझे भी सेकंड टाइम भी जो है 2 पॉट्स मिलेंगी, तो इट मीन्स के ही वाज प्रोबेबली ग्रीडी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी पॉट्स डिड नज़रुद्दीन रिटर्न द सेकंड टाइम? ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2। दूसरी मर्तबा जब वो पॉट ले जाता है नज़रुद्दीन तो वापस कितनी करता है अली को? कुछ भी वापस नहीं करता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, उसको कुछ भी वापस नहीं करता और उसको बोलता है कि जो आपने पॉट मुझे दी है उसकी डेथ हो गई है, वो मर चुकी है। जिस पे जो अली है वो परेशान हो जाता है, बोलता है कि ऐसे कैसे, पॉट भी मरती है क्या? तो उस पे नज़रुद्दीन उसको बोलता है कि हाँ पॉट मरती है, क्योंकि जब मैंने तुझे बोला कि आपकी पॉट ने एक बच्चा दिया है तो उस पर यकीन करके आपने 2 पॉट्स रख लिए, तो उसी यकीन को कायम रखो और मान लो कि ये मर गई है। मकसद की बात यह कि दूसरी टाइम उसको एक भी पॉट वापस नहीं मिलती। सो दीज वर द 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड स्टोरी, जिसको हम पहले पढ़ेंगे और फिर पूछे गए 5 सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे पास जो थर्ड पैसेज है, थर्ड स्टोरी है, उसका टाइटल है नज़रुद्दीन एंड द बेगर। सेम चीज़ करनी है,
जैसे हमने पिछले 2 पैसेजेस को सॉल्व करते हुए किया। पहले हम पैसेज को यानी कि स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आंसर करेंगे। सो लेट्स रीड द स्टोरी। One day, Nazruddin was up on the roof of his house, mending a hole in the tiles. He had nearly finished, and he was pleased with his work. Suddenly, he heard a voice below call, "Hello!" When he looked down, Nazruddin saw an old man in dirty clothes standing below. "What do you want?" asked Nazruddin. "Come down and I will tell you," called the man. Nazruddin was annoyed, but he was a polite man. So he put down his tools. Carefully, he climbed all the way down to the ground. "What do you want?" he asked. When he reached the ground, "Could you spare a little money for an old beggar?" asked the old man. Nazruddin thought for a minute. Then he said, "Come with me." He began climbing the ladder again. The old man followed him all the way to the top. When they were both sitting on the roof, Nazruddin turned to the beggar. "Now," he said. Okay, so this is so funny story. I hope ये आपको समझ आ गई होगी. If not, आप इसको पास करके पढ़ें और समझें. Then आप आगे बढ़ें. Now we will move towards the section of questions. जो पहला क्वेश्चन इस स्टोरी से बनाया गया है वो ये है कि वाई वॉज नाज़रुद्दीन ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। ऑप्शन ए, ही वॉज लुकिंग एट द व्यू। ऑप्शन बी, ही वॉज वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन। ऑप्शन सी, ही वॉज फिक्सिंग द रूफ। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक जो नाज़रुद्दीन है वो अपने घर की छत पे क्यों खड़ा था। अगर आपने स्टोरी सही से पढ़ी होगी तो स्टोरी के जो पहले सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ था कि नाज़रुद्दीन वॉज अप ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस मेंडिंग अ होल इन द टाइल्स। दिस मीन्स के जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ही वॉज फिक्सिंग द रूफ, वो छत को ठीक कर रहा था। ओके, आई रिपीट, ही वॉज फिक्सिंग द रूफ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हु वॉज द ओल्ड मैन। ऑप्शन ए, अ बेगर। ऑप्शन बी, नाज़रुद्दीन्स फ्रेंड। ऑप्शन सी, अ रूफ मेंडर। क्वेश्चन के मुताबिक जो ओल्ड मैन था वो कौन था। वो बेगर था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ वाई वॉज नाज़रुद्दीन एंग्री। ऑप्शन ए, इट वॉज अ हॉट डे। ऑप्शन बी, ही न्यू द बेगर ओनली वांटेड मनी। ऑप्शन सी, इट वॉज अ लॉन्ग वे टू गो डाउन द लेडर। जब उस बुजुर्ग ने नीचे से नाज़रुद्दीन को आवाज़ दी कि इधर आओ, तो फिर नाज़रुद्दीन ने गुस्सा क्यों किया। तो ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इट वाज़ अ लॉन्ग वे टू गो डाउन द लेडर। इसलिए वो नाराज़ था या फिर वो गुस्सा हुआ या फिर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उनको सीढ़ियों से उतरने में टाइम लग जाता। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इट वाज़ अ लॉन्ग वे टू गो डाउन द लेडर। Fourth question taken from this story is why did Nazruddin go down the ladder? Option A, he wanted to get away from his work. Option B, because the beggar asked him to. Option C, he wanted to speak to the beggar. क्वेश्चन के मुताबिक जो नाज़रुद्दीन है वो नीचे क्यों गया यानी कि नीचे क्यों उतर गया। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है क्योंकि जो नीचे खड़ा हुआ बेगर था उन्होंने ही उसको नीचे बुलाया था। बिकॉज द बेगर आस्क्ड हिम टू कम डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट वाई डिड नाज़रुद्दीन मेक द बेगर क्लाइंब अप द लेडर। ऑप्शन ए, ही वांटेड टू शो हिम द व्यू फ्रॉम द रूफ। ऑप्शन बी, ही वांटेड टू गेट हिज रिवेंज ऑन द बेगर। ऑप्शन सी, ही वांटेड द बेगर टू हेल्प हिम फिक्स द रूफ। अब इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, क्योंकि जो बेगर था उसने उसको ऊपर से नीचे बुलाया महज इसलिए कि कुछ पेनीज़ बेग कर सके, जिस पे जो नाज़रुद्दीन था वो गुस्सा हुआ। फिर उन्होंने बेगर को कहा कि मुझे फ़ॉलो करो और फॉलो करते करते उसको रूफ तक ले गया। ये सब इसीलिए
क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। सो ये थे 5 क्वेश्चंस इस स्टोरी के। सो गाइस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही आपको मतलब कि सिंपल या फिर शॉर्ट सी रीडिंग कम्प्रेंशंस दी जाती हैं, यानी कि पैसेजेस दी जाते हैं जिनको आपने पहले पढ़ना होता है, पहले आपने उनको समझना होता है। फिर जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस उसी रीडिंग कम्प्रेंशन में से ही होते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको उस रीडिंग में ही मिलता है, यानी कि उस पैसेज में ही मिलता है। फिर आप उसको अगर सही से समझ जाते हैं, सही से पढ़ लेते हैं, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को सही से आंसर भी कर जाते हैं। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप इस एक्सरसाइज को इंटरमीडिएट लेवल तक सॉल्व करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे प्रोसेस सॉल्व करने का। सो प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से सीख सकें। सो थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।